1, 2, 3 स्टार्ट। नूह में हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा पर हमला करने वाले दंगाइयों और उनके ठिकाने बने भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिस तरह रोक लगाई, उससे उपद्रवी तत्वों को ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि उन्हें अपने किए की सजा नहीं मिलेगी। उच्च न्यायालय ने यह रोक संभवतः इसलिए लगाई क्योंकि अभी पुलिस ने अपनी जांच पूरी नहीं की है और यह सिद्ध नहीं कर सकी है कि जिन लोगों के घर अथवा दुकानें तोड़ी जा रही है वे वास्तव में दंगे में शामिल थे। यह संभव है कि उच्च न्यायालय ने यह अनुभव किया हो कि पूरी छानबीन के बिना बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई उचित नहीं है और इसीलिए उसकी ओर से यह टिप्पणी की गई कि नूह में एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। जो भी हो, अच्छा होता कि उच्च न्यायालय इस भीषण सांप्रदायिक हिंसा का भी स्वतः संज्ञान लेता। फिलहाल यह कहना कठिन है कि दंगाइयों के ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर न्यायालय अपना क्या फैसला देगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुनियोजित साजिश के तहत फैलाई गई हिंसा में शामिल तत्वों को समय रहते सख्त सजा देने की आवश्यकता है। इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या दंगाइयों, अपराधियों और माफिया तत्वों के घरों को बुलडोजर से ढहाकर विधि सम्मत तरीके से त्वरित न्याय किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जब ऐसे तत्वों के घर अथवा उनकी अन्य संपत्ति पर बुलडोजर चलते हैं तो आम जनता को संतुष्टि मिलती है। इस संतुष्टि का कारण यह है कि प्रचलित कानूनी तौर तरीकों से अपराधियों और माफिया तत्वों को यथाशीघ्र सजा देना कठिन कार्य बनकर रह गया है। यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में अपराधी और माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब किसी अपराधी तत्व का घर, दुकान अथवा अन्य कोई भवन ढहाया जाता है तो उसके साथ साथ अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। इनमें वे भी होते हैं जिनकी किसी भी अपराध में कोई संलिप्तता नहीं होती। आमतौर पर अपराधियों के ठिकानों को ध्वस्त करते समय यह तर्क दिया जाता है कि उसने अवैध निर्माण किया था, लेकिन अपने देश में तो इस तरह का काम बहुत सारे ऐसे लोग भी करते हैं जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं होता। उच्च न्यायालय को इस मामले में आगे की कार्रवाई इस तरह करनी चाहिए
जिससे दंगाइयों के दुस्साहस का दमन करने में न तो कोई बाधा पैदा हो और न ही देरी हो। जहाँ तक अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की बात है तो यह पूरे देश की समस्या है। मानकों के विपरीत निर्माण और अतिक्रमण जब हो रहा होता है तो संबंधित नगर निकायों के लोग या तो इनकी अनदेखी करते हैं या कुछ ले देकर यह सब होने देते हैं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए नगर निकाय जैसी संस्थाएं दोषी हैं। उचित यह होगा कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ ही नगर निकायों के उन अफसरों और कर्मचारियों को भी दंडित किया जाए जो इनकी जानबूझकर अनदेखी के जिम्मेदार हैं। प्रदेश में अल्प वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश की बड़ी आबादी किसानी पर निर्भर है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। मानसून की बेरुखी से खेती प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर किसानों की आर्थिकी पर पड़ेगा। स्थिति को देखते हुए गत माह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा के बाद डीजल अनुदान और खेतों को 12 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया था। इधर 2 दिनों से मानसून सक्रिय हुआ है, जिससे राज्य के कई जिलों में धान रोपनी ने गति पकड़ी है। हालांकि दक्षिण बिहार की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कम बारिश होने, नहरों के सूखने और जल स्तर नीचे चले जाने से धान रोपनी पर असर पड़ा है। प्रदेश के 11 जिलों में 50% से कम धान की रोपनी हो पाई है। सबसे खराब स्थिति मुंगेर, जमुई, बांका की है। नवादा, गया, लखीसराय और भागलपुर में 20 से 30% के बीच धान रोपनी हो पाई है। अधिकारी क्षेत्र में जाकर किसानों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। विभाग ने यह व्यवस्था इस मंशा से की है ताकि अल्प वर्षा की वजह से जो क्षति हुई है उसका आकलन हो सके। टीम जितनी निष्पक्षता और सावधानी से आकलन करेगी, किसानों की स्थिति के बारे में उतनी ही सही जानकारी से विभाग अवगत हो पाएगा। स्टॉप।